हेलो। आवाज आ रही है सभी को? तो गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो लास्ट लेक्चर में हमने बॉन्ड एनर्जी वगैरह का बताया था। चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं बॉन्ड एनर्जी पर, फिर आगे चलते हैं। तो फाउंडेशन बिल्डर सब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 57 ट्राई करो। फाउंडेशन बिल्डर सब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 57।
तो देखो देते हैं वाला क्वेश्चन। तो हमें यहाँ पर दिया हीट ऑफ कंबशन ऑफ एसिटिलीन। एसिटिलीन का फॉर्मूला क्या होता है? C2H। तो C2H2 प्लस O2 gives CO2 प्लस H2। ना इसको अगर हम बैलेंस करेंगे, आवाज नहीं आ रहा है क्लियर? क्लियर है ना? ओके। सो बैलेंस करेंगे तो ये हमारे पास हो गया बैलेंस रिएक्शन। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर हमें इस रिएक्शन का हीट ऑफ कंबशन दिया, मतलब ये वाली रिएक्शन का एंथैल्पी दिया है। इसके अलावा हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 पता है, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर पता है। तो इस रिएक्शन का डेल्टा क्या होगा? इट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 प्लस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2 एंड माइनस 5/2 एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2। अब देखो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 तो 0 हो गया, क्यों? बिकॉज वो क्या अपने पास एलिमेंट है ना? अच्छा, तो डेल्टा एच इस रिएक्शन का क्या है? इट इज 312। लेकिन देखो कंबसन की बात होगी ना, कंबसन हमने बताया था इट इज ऑलवेज नेगेटिव। ओके, तो कंबसन दैट्स व्हाई इट इज नेगेटिव इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 भी नेगेटिव होता है, क्यों? क्योंकि जब CO2 फॉर्म होता है तो एक्चुअली कार्बन का कंबसन हो रहा हो। ओके, तो दिस इज ऑल्सो नेगेटिव। इसके अलावा H2O का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी नेगेटिव होगा, क्यों? क्योंकि जब H2O बनता है तो एक्चुअली वो भी कंबसन वाली रिएक्शन से बनता है, हाइड्रोजन का कंबसन होता है। दिस इज ऑल्सो नेगेटिव। तो यहाँ से हमें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H2 मिल जाएगा। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H2 क्या आएगा यार? तो इट इज इक्वल टू तो ये आ रहा है 54.86। ओके, so दिस इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H2। अब देखो C2H2 का एंथैल्पी फॉर्मेशन हमें यहाँ से मिल गया है, लेकिन हमें हमें निकालना है C ट्रिपल बॉन्ड C का बॉन्ड एनर्जी। तो देखो C2H2 का एंथैल्पी फॉर्मेशन हम एक और रिएक्शन से निकाल सकते हैं, बॉन्ड एनर्जी वाली से। ठीक है, बॉन्ड एनर्जी वाले कॉन्सेप्ट को यूज करके। तो C2H2 जो है उसका एंथैल्पी फॉर्मेशन क्या होगा वैसे? 2 कार्बन प्लस H2 गैस गिव C2H2 है ना? इस रिएक्शन का जो डेल्टा एच है दैट इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H2। ठीक है, तो इस रिएक्शन का डेल्टा एच इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H2। तो बॉन्ड एनर्जी का कॉन्सेप्ट लगा के क्या आएगा यार? तो देखो 2 टाइम्स ऑफ, अब देखो कार्बन सॉलिड को कार्बन गैस में कन्वर्ट करेंगे, तो दैट इज एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, है ना? या एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, बिकॉज कार्बन सॉलिड से कार्बन गैस बनता है। ओके, सो दिस इज 2 टाइम्स ऑफ एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ कार्बन। इसके अलावा मैंने बताया था डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए क्या 1 मोल ऑफ गैसियस एटम बनना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर डायटोमिक मॉलिक्यूलर 2 मोल ऑफ गैसियस एटम बनेगा। तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन दिया है, लेकिन 2 मोल ऑफ गैसियस एटम बनेगा, तो इट इज 2 टाइम्स ऑफ एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो इतना एनर्जी देने पर जो रिएक्टेंट वाला पार्ट है वो गैसियस एटम में चला गया। अब इसके बाद ये गैसियस एटम क्या बनाएंगे? प्रोडक्ट बनाएंगे। तो प्रोडक्ट में क्या बनेगा? तो 2 CH बॉन्ड बनेंगे और एक CC बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ C ट्रिपल बॉन्ड C एंड माइनस 2 टाइम्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो C2H2 का कितना आया? इट इज 54.86 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ कार्बन का एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इज 150 प्लस 2 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन का एंथैल्पी, सॉरी ये एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कितना है? 51.5 माइनस
इसको x मान लेते हैं बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन कार्बन को, एंड -2 टाइम्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड कितना दिया यार? CH बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी 93.6। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी? आई थिंक ये आ रहा है 160.94 आ रहा है। ठीक है, देख लेना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो कुछ नहीं है। तो ये हमारे पास आ रहा है 160.9। क्लियर है? तो इस टाइप से हम यहाँ पर बॉन्ड एनर्जी का कॉन्सेप्ट लगा के ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पर C≡C का बॉन्ड एनर्जी निकालना था, तो वो C2H2 के एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में आ सकता है, लेकिन C2H2 का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमें नहीं पता है। तो ऊपर से हमने क्या किया, C2H2 का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पहले निकाला है। ठीक है, इस रिएक्शन का हमें डेल्टा एच पता है, फर्स्ट वाली जो रिएक्शन हमने लिखी है उसका डेल्टा एच उन्होंने दिया होगा। ओके, इस रिएक्शन का डेल्टा एच दिया, दैट इज नथिंग बट एंथैल्पी ऑफ कंबशन वाला। ओके, तो इस रिएक्शन का डेल्टा एच जो है वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन से क्या होगा, इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 2 टाइम्स प्लस इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन माइनस इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन माइनस इसका। तो यहाँ पर हमें सारे डेटा पता थे एक्सेप्ट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H2, तो वो हमें यहाँ से मिल गया, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H2। एंड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H2 जो है उसको यहाँ पर हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया इस इक्वेशन के लिए। तो यहाँ पर हमने बॉन्ड एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट लगा लिया। तो इसको गैसियस एटम में लेके जाएंगे, इसको गैसियस एटम में लेके जाएंगे। तो 2 टाइम्स ऑफ एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ कार्बन एंड 2 टाइम्स ऑफ एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन। एंड देन इसके बाद ये C2H2 के बॉन्ड बनेंगे, तो आप उसके लिए नेगेटिव साइन, तो एक C≡C है, दैट्स व्हाई माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ C≡C, और इसमें 2 CH बॉन्ड है, दैट्स व्हाई 2 टाइम्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH। ओके, तो हमें यहाँ पर C≡C का बॉन्ड एनर्जी मिल जाएगा। ओके, तो हमने 2 एप्लीकेशन बॉन्ड एनर्जी के कर लिए थे लास्ट टाइम। नाउ थर्ड एप्लीकेशन जो है बॉन्ड एनर्जी का, ये क्या है, तो देखो बॉन्ड एनर्जी को यूज करके हम रेजोनेंस एनर्जी जो है वो भी निकाल सकते हैं। तो रेजोनेंस एनर्जी जो है वो क्या होता है? ओके, सो डिटर्मिनेशन ऑफ रेजोनेंस एनर्जी, थर्ड एप्लीकेशन ले लेते हैं। तो रेजोनेंस एनर्जी जो है ये क्या है? तो देखो हमारे पास जब रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस में क्या, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, याद है? तो जब रेजोनेंस होता है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है, और स्टेबिलिटी बढ़ती है तो एनर्जी डिक्रीज होती है। तो एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रेजोनेंस इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है, मोर अप्रोप्रिएट डेफिनेशन इसकी तुम पढ़ोगे ऑर्गेनिक। ठीक है, बट लाइक जनरल सी डेफिनेशन मैंने बता दी है कि जब रेजोनेंस होगा तो जो एनर्जी रिलीज होगी वो रेजोनेंस एनर्जी होगी। तो इसको डिटरमाइन कैसे करते हैं? तो इट कैन बी डिटरमाइंड
तो इट कैन बी डिटरमाइंड एज, तो देखो रेजोनेंस एनर्जी जो है ये एक्सपेरिमेंटल एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एंड थियोरेटिकल एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के डिफरेंस से निकाली जाती है। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एक्सपेरिमेंटल माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन थियोरेटिकल। तो एक्सपेरिमेंटल एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का वैल्यू वो दे देंगे क्योंकि हम एक्सपेरिमेंट करने तो जाएंगे नहीं, तो ये वाली वैल्यू वो दे देंगे। एंड थियोरेटिकल वाली वैल्यू जो है वो हमें निकालनी होगी। कैसे निकालेंगे? ऑब्वियसली ये निकालते हैं यूजिंग बॉन्ड एनर्जी डेटा, जैसे लास्ट लेक्चर हमने निकाला था। ठीक है, तो जो हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालते हैं थियोरेटिकल वाली निकालते हैं। तो यूजिंग एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, sorry, using bond energy, not enthalpy formation, using bond energy। ठीक है, लास्ट लेक्चर हमने निकाला ही था एंथैल्पी फॉर्मेशन। तो यूजिंग बॉन्ड एनर्जी डेटा थियोरेटिकल एंथैल्पी फॉर्मेशन निकालेंगे और एक्सपेरिमेंटल वाला वो देगा, तो दोनों का डिफरेंस जो है वो क्या हो जाएगा? रेजोनेंस एनर्जी हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो रेजोनेंस एनर्जी निकालने का तरीका हो गया कि कैसे निकाल सकते हैं। बाकी रेजोनेंस एनर्जी एक्चुअली क्या है, जब रेजोनेंस होगा तो जो एनर्जी रिलीज होगी वो रेजोनेंस एनर्जी है ना, ये हम इसकी जनरल डेफिनेशन है। तो नाउ इसके बाद एक क्वेश्चन ले लेते हैं, फाउंडेशन बिल्डर सब्जेक्टिव का ही क्वेश्चन नंबर 62। फाउंडेशन बिल्डर सब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 62 करो।
तो देखो करा देते हैं अभी। तो हमें यहाँ पर निकालना है एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मिथाइल एल्कोहल। तो मिथाइल एल्कोहल जो है वो क्या होता है, लिक्विड होता है। ओके, CH3OH दैट इज लिक्विड। तो CH3OH कंबशन करना है तो O2 से रिएक्शन कराना है, गिव CO2 प्लस H2। बैलेंस करेंगे तो कार्बन बैलेंस है, हाइड्रोजन ये बैलेंस हो गया। ना ऑक्सीजन बैलेंसिंग के लिए राइट हैंड साइड देखो 4 ऑक्सीजन, लेफ्ट हैंड साइड भी 4 होना चाहिए। एक ऑक्सीजन इधर ऑलरेडी है तो इधर 3 ऑक्सीजन आने चाहिए। 3 ऑक्सीजन कब आएंगे, जब हम लिखेंगे 3/। ठीक है, तो 1 मोल का कंबशन कराना है तो इसका 1 ही लेना है, तो उसके करस्पॉन्डिंग बैलेंस करना है। इस रिएक्शन का डेल्टा H इज एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ CH3OH। तो क्या होगा यार, तो देखो सबसे पहले तो ये CH3OH लिक्विड है, लेकिन हम जब बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो गैस में ब्रेक करते हैं ना, तो इस लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर आएगा एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ CH3OH। ओके, ये आएगा सबसे पहले। फिर इसके बाद अब CH3OH गैस में कन्वर्ट हो गया, अब इसके बॉन्ड ब्रेक करेंगे। तो जब बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो CH3OH में 3 CH बॉन्ड, तो प्लस 3 टाइम्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड। इसके अलावा एक CO बॉन्ड है तो प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ CO बॉन्ड। इसके अलावा एक OH बॉन्ड है तो प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ OH बॉन्ड। इसके बाद ये पूरा हमारे पास गैसियस एटम में ब्रेक हो गया। अब ऑक्सीजन को गैसियस एटम में ब्रेक करेंगे तो एक में एक बॉन्ड है, 3/2 में 3/2 बॉन्ड हो जाएंगे, 3/2 टाइम्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ O डबल बॉन्ड। तो ऐसा करने पर रिएक्टेंट जो है गैसियस एटम में ब्रेक हो गया। अब ये रिएक्टेंट के गैसियस एटम जो है कंबाइन होंगे और प्रोडक्ट बनाएंगे। तो पहले CO2 बनेगा, तो CO2 जो है उसमें 2 CO बॉन्ड होंगे तो -2 टाइम्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ C डबल बॉन्ड। और लिख इसका एज इट इज रहने देते, बट रेजोनेंस एनर्जी दिया तो अभी और भी एनर्जी रिलीज होगा। क्यों, क्योंकि रेजोनेंस हो रहा है तो CO2 और स्टेबल स्टेट में जाएगा। ठीक है, तो उसका वैल्यू हमें उन्होंने दिया हुआ है 143, तो सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पर रेजोनेंस एनर्जी ऑफ CO2। ठीक है, तो ये हमारे पास CO2 स्टेबल हो जाएगा। फिर इसके बाद H2O जो है ये देखो गैसेस में बनेगा, लिक्विड में जाएगा। तो पहले गैस में H2 जब बनेगा तो एक H2 में 2 H बॉन्ड, 2 H2 में 4 OH बॉन्ड, सो 4 टाइम्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ OH बॉन्ड। एंड अब इसके बाद में सॉरी रिलीज होगी ना नेगेटिव एनर्जी, तो दैट्स व्हाई नेगेटिव। यहाँ पर ऑलरेडी ये रेजोनेंस एनर्जी उन्होंने नेगेटिव वैल्यू दी है, दैट्स व्हाई हमने जस्ट पॉजिटिव साइन लगाया। ठीक है, सो OH जो है उसके बॉन्ड ब्रेक बने, यहाँ पर 4 बॉन्ड बने तो एनर्जी रिलीज होगा। इसके अलावा फिर H2O गैस में बना था, इतना करने पर तो हमें H2O लिक्विड में चाहिए। तो H2O गैस को जब लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे तो एंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन या फिर माइनस ऑफ एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, तो माइनस ऑफ एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ H2O लिक्विड। ठीक है, तो ये सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो डेल्टा H आ जाएगा इसका, जो कि एंथैल्पी ऑफ कंबशन होगा। तो CH3OH जो है उसका एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन दिया 35.5। देन CH बॉन्ड जो है उसका हमें बॉन्ड एनर्जी कितना दिया 414। CO बॉन्ड जो उसका बॉन्ड एनर्जी दिया है 315.5। OH बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी दिया है यहाँ पर 464, 464.5। O डबल बॉन्ड O का दिया 494, C डबल बॉन्ड O का दिया 711। रेजोनेंस एनर्जी दिया 143, बॉन्ड एनर्जी ऑफ OH बॉन्ड है 464.5 एंड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ H2O दिया है 40.6। ठीक है, सो ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया है। नाउ इस रिएक्शन का हमें क्या मिल जाएगा, डेल्टा H मिल जाएगा, जो कि क्या है एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ CH3OH। ओके,
तो बॉन्ड एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या है कि जितना भी रिएक्टेंट है उसको गैसियस एटम में ब्रेक करो, फिर वो गैसियस एटम क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है, लेकिन जब हम ब्रेक करेंगे बॉन्ड्स को तो जो कंपाउंड है वो गैस में होना चाहिए। ठीक है, तो अगर गैस में नहीं है तो पहले गैस में कन्वर्ट करो। इसी टाइप से प्रोडक्ट में जब कंपाउंड बनेगा तो गैसियस में बनेगा। ठीक है, फिर गैसियस से जो रिक्वायर्ड स्टेट उसमें कन्वर्ट कर ले।
नाउ नेक्स्ट हम चलते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, सो ये थर्मोकेमिस्ट्री वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इज सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है, इसके दो तीन स्टेटमेंट थे। एक तो ये था कि एंट्रोपी जो है, एंट्रोपी अभी आगे हम बताएंगे एंट्रोपी होता क्या है। सो एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। ठीक है, दिस इज फर्स्ट स्टेटमेंट, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। इसके अलावा बाकी स्टेटमेंट जो है वो हीट इंजन वगैरह के रिलेटेड थे। तो हमारे पास जो हीट इंजन होते हैं, जो इंजन होते हैं, वो 100% हीट जो है उसको वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, हीट इंजन वगैरह में क्या हम हीट देते हैं और वो हीट बाद में वर्क में कन्वर्ट होती है, बट सारी की सारी हीट जो है वर्क में कन्वर्ट नहीं होती। ओके, हम ऐसे बोल सकते हैं कि नो हीट इंजन is 100% efficient. That is, all heat cannot be converted into work done for heat engine. हीट इंजन के केस में सारी की सारी जो हीट है वो वर्क में कन्वर्ट नहीं की जाती। ठीक है, तो मेनली ये दो स्टेटमेंट हो गए हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो अब हमने यहाँ पर बात की है एंट्रोपी की, कि एंट्रोपी जो है ऑफ यूनिवर्स इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। तो एंट्रोपी होता क्या है वो हम नेक्स्ट लेते हैं, पहले लिखो। प्रणव, इतना टाइम देने के बाद भी लास्ट पेज तुम्हारा नहीं हो अभी तक।
ओके, तो अब हम लेते हैं यहाँ पर एंट्रोपी। तो एंट्रोपी जो है इसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इट इज मेजरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ रैंडमनेस। तो जितना ज्यादा रैंडमनेस होगा उतना ज्यादा एंट्रोपी होगा। तो सबसे ज्यादा रैंडमली मॉलिक्यूल किसके डिस्ट्रीब्यूट होते हैं यार? सबसे ज्यादा रैंडमली मॉलिक्यूल डिस्ट्रीब्यूट होते हैं गैस के, ठीक है। इसलिए एंट्रोपी की जब हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जो एंट्रोपी है वो किसकी होती है? गैस की होती है। फिर उससे कम होती है लिक्विड की, और सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स है वो सबसे ज्यादा पैक होते हैं, ये सबसे कम रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, इसलिए सॉलिड की जो एंट्रोपी है वो सबसे कम रहेगी। तो इसी बेसिस पर हम यहाँ पर किसी भी रिएक्शन का डेल्टा एस का साइन भी बता सकते हैं कि उस रिएक्शन के डेल्टा एस का साइन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, या उस रिएक्शन में जो एंट्रोपी है वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। ओके, तो जैसे मान लो अपने पास रिएक्शन है N2 प्लस 3H2 गिव्स ट्वाइस NH3। तो देखो जितने ज्यादा गैस के मोल्स हो जाएंगे उतने ज्यादा एंट्रोपी हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो रिएक्टेंट साइड गैस के 4 और प्रोडक्ट साइड गैस के 2 ही, तो एंट्रोपी कम होगी बिकॉज गैस के मोल्स जो है कम हो रहे हैं या गैस के मॉलिक्यूल्स कम हो रहे हैं। तो डेल्टा एस का साइन इस रिएक्शन के लिए नेगेटिव होगा। अगर हम बात करेंगे PCl5 गिव्स PCl3 प्लस Cl2 की, तो इस रिएक्शन में जो डेल्टा एस है इसका साइन पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि गैस के मोल्स अपने पास बढ़ रहे हैं। इसके अलावा कार्बन सॉलिड प्लस O2 गैस गिव्स CO2 गैस, तो इस रिएक्शन का डेल्टा एस ऑलमोस्ट जीरो रहेगा। ऑलमोस्ट जीरो क्यों है? क्योंकि दोनों साइड गैस के सेम है। ओके, तो दोनों साइड गैस के सेम मोल्स हैं। इसके अलावा सॉलिड जो है उसका तो एंट्रोपी बहुत कम है, तो उसको ऑलमोस्ट नेग्लेक्ट भी किया जा सकता है। तो इस टाइप से हम किसी भी रिएक्शन का डेल्टा एस का साइन जो है बता सकते हैं। ओके, इस रिएक्शन का डेल्टा एस ऑलमोस्ट जीरो है क्योंकि दोनों साइड गैस के जो मोल्स है वो सेम। यस वेदांत, इट डिपेंड्स अपॉन गैस के मोल्स। ओके, जिधर साइड गैस के मोल्स ज्यादा उधर साइड ज्यादा एंट्रोपी। ओके, क्योंकि हमने बोला कि गैस का एंट्रोपी सबसे ज्यादा होगा, सॉलिड का एंट्रोपी सबसे कम होगा। तो जितना ज्यादा गैस होगा उतना ज्यादा एंट्रोपी, जितना कम गैस उतना कम एंट्रोपी। नो दिशा, ये तो हमने रिएक्शन के लिए बताया है ना। ये हमने जो बताया वो रिएक्शन के लिए बताया कि रिएक्शन में कैसे हम आ, बता सकते हैं कि डेल्टा एस नेगेटिव है या पॉजिटिव। ओके, रिएक्शन के लिए था। बाकी यूनिवर्स के जब डेल्टा एस की बात करेंगे तो वहां पर सिस्टम और सराउंडिंग दोनों का डेल्टा एस ऐड करना पड़ेगा। ओके, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग, मतलब कि डेल्टा एस यूनिवर्स इज पॉजिटिव। तो डेल्टा एस यूनिवर्स में डेल्टा सिस्टम भी आएगा, डेल्टा सराउंडिंग भी आएगी। ओके, तो दोनों लेने पड़ेंगे आप। ये जो डेल्टा एस का साइन आ रहा है ये जस्ट किसका आ रहा होगा? रिएक्शन का। रिएक्शन का मतलब सिस्टम का ना, सिस्टम के अंदर ही रिएक्शन हो रही है ना, तो ये हमने डेल्टा एस का साइन किसी रिएक्शन का लिया है
या हम बोल सकते हैं ऐसे सिस्टम का लेयर जिसमें रिएक्शन हो रही है। हो गया सभी का? हाँ, लास्ट रिएक्शन में कार्बन सॉलिड में, बाकी गैस में O2 एंड CO2 आर इन गैस। हो गया सभी का? तो मैथमेटिकली इसको कैसे डिफाइन किया जाता है? तो मैथमेटिकली ds इज इक्वल टू dq बाई टी, कुछ इस टाइप से डिफाइन किया जाता है। सो हम डेल्टा एस की अगर हम बात करेंगे तो इट इज इंटीग्रेशन ऑफ ds या इंटीग्रेशन ऑफ dq बाय टी। तो यूनिट क्या होगा इसका? तो यूनिट होगा जूल पर केल्विन। ओके, एंट्रोपी का यूनिट क्या हो जाएगा? जूल पर केल्विन, बिकॉज हीट का यूनिट इज जूल एंड डिवाइड बाय टेम्परेचर, दैट इज पर केल्विन, है ना। तो जूल पर केल्विन इसका यूनिट हो जाएगा। नाउ डेल्टा एस टोटल या फिर डेल्टा एस यूनिवर्स जो है, इट इज इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। ठीक है, डेल्टा एस सिस्टम और डेल्टा सराउंडिंग को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? डेल्टा एस टोटल आएगा, जिसको हम ऑब्वियसली डेल्टा एस यूनिवर्स भी बोल सकते हैं। तो देखो, डेल्टा एस टोटल के बेसिस पर हम बोलते हैं कि प्रोसेस जो है वो कैसा है, वो रिवर्सिबल प्रोसेस है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है, या इक्विलिब्रियम, या फिर हम बोल सकते हैं कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है या क्या है। ओके, तो इफ डेल्टा एस टोटल is greater than 0, then spontaneous process। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब है ऐसा प्रोसेस जो होता रहेगा या जो होगा। ठीक है, या फिजिबल प्रोसेस भी बोल सकते हैं। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मतलब फिजिबल प्रोसेस, मतलब जो प्रोसेस हो रहा है वो स्पॉन्टेनियस है। अगर कोई प्रोसेस नहीं हो सकता मतलब वो नॉन स्पॉन्टेनियस। ओके, कोई प्रोसेस अगर हो रहा है देन दैट मीन्स इट इज स्पॉन्टेनियस, एंड अगर कोई प्रोसेस नहीं हो पा रहा है मतलब वो नॉन स्पॉन्टेनियस। ओके, इफ डेल्टा एस टोटल इज ग्रेटर देन 0 देन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। इफ डेल्टा एस टोटल इक्वल टू लेस देन 0 देन नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। मतलब ऐसा प्रोसेस जो है फिजिबल नहीं है, या ऐसा प्रोसेस होगा ही। अगर डेल्टा एस टोटल लेस देन 0 आ गया किसी प्रोसेस का, मतलब वो प्रोसेस पॉसिबल नहीं। ओके, एंड अगर डेल्टा एस टोटल जो है वो इक्वल टू 0 आ रहा है, इसका मतलब है कि इक्विलिब्रियम, ये हम बोल सकते हैं। देन रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस के केस में डेल्टा एस टोटल जो है वो इक्वल टू 0। ओके, और रिवर्सिबल प्रोसेस हमें पता है इक्विलिब्रियम में भी होता है ना। तो डेल्टा एस टोटल जो है और रिवर्सिबल प्रोसेस क्या रहता है? 0। बाकी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा एस टोटल जो है ग्रेटर देन 0 होगा, एंड नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा एस टोटल लेस देन 0 होगा। ऑल इरिवर्सिबल प्रोसेस आर स्पॉन्टेनियस। तो जितने भी इरिवर्सिबल प्रोसेस है सब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की कैटेगरी में आएंगे, मतलब उनके लिए डेल्टा एस टोटल जो है वो ग्रेटर देन 0 जाएगा। ठीक है, तो इरिवर्सिबल प्रोसेस में डेल्टा एस टोटल जो है ग्रेटर देन 0 होगा,
एंड रिवर्सिबल में डेल्टा एस टोटल जो है वो इक्वल टू 0। हो गया सभी का? तो अब यहाँ पर डेल्टा सिस्टम एंड डेल्टा सराउंडिंग जो है क्या होगा, अलग अलग प्रोसेस के लिए वो देख लेते हैं। तो डिटर्मिनेशन ऑफ डेल्टा सिस्टम एंड डेल्टा सराउंडिंग। तो पहले हम यहाँ पर डेल्टा सिस्टम ले लेते हैं। तो देखो एंट्रोपी जो है इज स्टेट फंक्शन। तो अगर एंट्रोपी स्टेट फंक्शन है तो अगर हम लाइक ए स्टेट से बी स्टेट पर जा रहे हैं रिवर्सिबल प्रोसेस के थ्रू और इरिवर्सिबल प्रोसेस के थ्रू, ठीक है, तो दोनों का ऑब्वियसली डेल्टा एस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए ना। सो डेल्टा एस ऑफ रिवर्सिबल इज इक्वल टू डेल्टा एस ऑफ इरिवर्सिबल, ठीक है, सेम होना चाहिए। तो रिवर्सिबल क्या होगा,
तो डेल्टा एस रिवर्सिबल इज इक्वल टू डेल्टा एस इरिवर्सिबल। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, तो डेल्टा एस सिस्टम निकालने के लिए हम ऐसे करते हैं, रिवर्सिबल का डेल्टा एस निकाल लेते हैं, वही ऑब्वियसली इरिवर्सिबल का भी हो जाएगा। तो डेल्टा एस रिवर्सिबल क्या होगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एस रिवर्सिबल कर देंगे। एंड व्हाट इज डी एस रिवर्सिबल, इट इज डी क्यू रिवर्सिबल बाय टी। ठीक है, तो क्या आ जाएगा डेल्टा एस सिस्टम देखो। तो अच्छा, डी क्यू रिवर्सिबल जो है वो क्या होगा, तो हमें पता है यार डी यू इज इक्वल टू होता है डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू, होता ही नहीं होता। ओके, डी यू इज इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू होता है। तो यहाँ से डी क्यू को क्या लिख सकते हैं, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू माइनस डी डब्ल्यू। एंड व्हाट इज डी यू, इट इज एनसीवी डी टी। एंड व्हाट इज डी डब्ल्यू, इट इज माइनस पी डीवी। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये आ गया प्लस पी डीवी। ओके, तो डी क्यू को हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, डी यू माइनस डी डब्ल्यू, दैट इज एनसीवी डी टी प्लस पी डी। ओके, तो इसको अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो पहले लिख लो ये
एनसीवी डेल्टा टी प्लस पीडीवी, एनसीवी डेल्टा टी प्लस पीडीवी हो, एनसीवी डीटी प्लस पीडीवी। तो नाउ अब इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड देन इंटीग्रेट करेंगे। तो डी क्यू की जगह क्या लिखेंगे, एनसीवी डी टी प्लस पीडीवी। तो डेल्टा सिस्टम इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एनसीवी डी टी प्लस पीडीवी डिवाइड बाय टी। ओके, नाउ अब देखो ये हमारे पास आ गया इंटीग्रेशन ऑफ एनसीवी डी टी बाई टी प्लस पीडीवी बाय टी। अभी सेकंड वाले पार्ट में तो यार वॉल्यूम के टर्म्स में नहीं है, बट पी को जब एनआरटी बाई वी लिखेंगे तो सेकंड वाला पार्ट क्या हो गया, पी बाई टी क्या हो गया। तो इट इज एन सी वी डी टी बाई टी प्लस एनआरटी बाई वी लिखेंगे ना, तो एनआरटी बाई वी लिखेंगे तो इट इज एनआर बाई वी डीवी, ये आ जाएगा। तो अब देखो टेम्परेचर जो है, अब यहाँ पर फर्स्ट वाले पार्ट में एनसीवी कांस्टेंट आ गया एंड इंटीग्रेशन डी टी बाई टी का टेम्परेचर का लिमिट T1 से T2 एंड सेकेंड वाले में एनआर कांस्टेंट आ गया, dV बाई वी का इंटीग्रेशन वॉल्यूम V1 से V2। तो क्या आ जाएगा, तो डेल्टा सिस्टम इज इक्वल टू एन सी वी एल एन T2 बाई T1 प्लस एनआर एल एन V2 बाय V1। ओके, फिर डेल्टा सिस्टम का क्या आ गया फॉर्मूला। ऑब्वियसली ये फॉर्मूला जो है ये है इन टर्म्स ऑफ T एंड V, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम के टर्म्स में आया फॉर्मूला। अभी हम इस फॉर्मूले को इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यह है इन टर्म्स ऑफ T एंड V। तो डेल्टा सिस्टम निकाल सकते हैं अगर हमें इनिशियल टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर पता है एंड इनिशियल वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम पता है। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाएंगे डेल्टा सिस्टम निकालने के लिए।
तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आया इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। नाउ इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर अगर हमें एक्सप्रेशन लेके आना है तो क्या करें? तो ऑब्वियसली वॉल्यूम को हम पी इक्वल टू एनआरटी से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो डेल्टा सिस्टम इज इक्वल टू एन सी वी एल एन टी टू बाई टी वन है प्लस एन आर एल एन वी टू बाई वी वन को आप क्या लिख सकते हैं? देखो वी टू बाई वी वन को क्या लिख सकते हैं? वी टू को क्या लिख सकते हैं? पी इक्वल टू एनआरटी से। सो पी इक्वल टू एनआरटी से हम इसको लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स तो सेम ही रहेंगे। सो पी इक्वल टू एनआरटी है, पी इक्वल टू एनआरटी से वॉल्यूम क्या हो गया? एनआरटी बाई पी ना, तो इट इज एन आर टी टू बाई पी टू डिवाइड बाय एन आर टी वन बाय पी वन। ठीक है, सो एन आर से एन आर कैंसिल आउट हो गया। सो दिस इज एन सी वी एल एन टी टू बाई टी वन प्लस एन आर एल एन टी टू बाई टी वन इंटू पी वन बाय पी टू, या फिर इसको ओपन करेंगे तो एन सी वी एल एन टी टू बाई टी वन प्लस एन आर एल एन टी टू बाई टी वन प्लस एन आर एल एन पी वन बाई पी टू। अब देखो एन एल एन टी टू बाई टी वन जो है कॉमन ले सकते हैं, है ना? एन एल एन टी टू बाई टी वन अगर हम कॉमन लेंगे तो बचेगा सी वी एंड आर। तो सी वी प्लस आर क्या हो गया? सी पी। ओके, सो एन इंटू सी वी प्लस आर एल एन टी टू बाई टी वन प्लस एन आर एल एन पी वन बाई पी टू। सो सी वी प्लस आर क्या हो गया? सी वी प्लस आर इज सी पी। तो डेल्टा सिस्टम इज इक्वल टू एन सी पी एल एन टी टू बाई टी वन प्लस एन आर एल एन पी वन बाय पी टू। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये आ गया इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन ये है इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्लियर है? प्रणव कुछ नहीं किया है, वॉल्यूम जो है उसको प्रेशर के टर्म्स में सब्स्टिट्यूट कर दिया है आइडियल गैस इक्वेशन से। वॉल्यूम V2 को क्या लिख देंगे? वॉल्यूम क्या होगा? पी इक्वल टू एनआरटी से एनआरटी बाय पी ना, तो दोनों जगह वॉल्यूम को एनआरटी बाय पी लिखा है। कुछ नहीं किया, आगे बस उसको सॉल्व करते गए। एनआर से एनआर कैंसिल आउट हो गया, टी टू बाई टी वन इंटू पी वन बाई पी टू आ गया। देन उसके बाद लॉग ऑफ ए बी क्या होता है? लॉग ए प्लस लॉग बी होता है, तो ओपन कर दिया। एंड देन एन, सिंपल तो है, क्या समझ में आया इसमें? तो सी वी प्लस आर आया, और सी वी प्लस आर जो है पीसीपी। तो हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है ये आ गया इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। अरे वॉल्यूम को रिप्लेस करोगे तो यहाँ से लिखो ना भाई, वॉल्यूम को ये लिखोगे तो एन आर से एन आर कैंसिल आउट हो गया, तो टी टू बाई पी टू डिवाइड टी वन बाई पी वन क्या होगा? ये तो होगा ना। टी टू को डिवाइड बाई पी वन, तो क्या आएगा? यही नहीं है।
इसके बाद एक और लॉ है, थर्ड लॉ। चले आगे। सो ये हमारे पास डेल्टा सिस्टम आ गया इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम एंड इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब देखो अलग अलग प्रोसेस के लिए डेल्टा सिस्टम क्या होगा। तो अगर हम यहाँ पर बात करेंगे फॉर आइसोकोरिक, तो फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस जो है डेल्टा एस सिस्टम क्या आएगा यार। तो देखो आइसोकोरिक के लिए हमें पता है वॉल्यूम कांस्टेंट है ना, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो V2/V1 क्या हो गया, 1 हो गया, तो ln1 इज 0। तो आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए ये डेल्टा सिस्टम आ सब्स्टिट्यूट करके NCV ln T2/T1। ओके। इसके अलावा और आइसोबारिक अगर हम करेंगे तो वहां पर प्रेशर कांस्टेंट, तो आइसोबारिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट होगा। तो प्रेशर कांस्टेंट होगा तो जो प्रेशर वाला एक्सप्रेशन है वो देखो, एंड यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है मतलब P1/P2 इज 1, तो ln P1/P2 वाला पार्ट 0, तो यहाँ पर जस्ट ये वाला पार्ट बचेगा। ठीक है, सो इट इज NCP ln T2/T1। ठीक है, चाहे प्रोसेस रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल, दोनों केस में यही है। इसके अलावा फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए डेल्टा सिस्टम क्या होगा। तो देखो आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है, तो ये T2/T1 1 हो गया, तो इसकी वजह से ये वाला पार्ट 0 हो गया। तो क्या आएगा, NR ln V2/V1 लिख सकते हो, या फिर यहां पर अगर तुम 0 करोगे तो NR ln P1/P2 लिख सकते हो। दोनों वैसे सेम ही होंगे क्योंकि P1V1 इक्वल टू P2V2 होता है। तो इट कैन बी रिटन एज NR ln V2/V1 या फिर NR ln P1/P2, बोथ आर सेम बिकॉज P1V1 इक्वल टू P2V2 होता है ना। सो V2/V1 को P1/P2 लिख सकते हैं आइसोथर्मल के लिए। इसके अलावा एडियाबैटिक प्रोसेस जो है, उसके लिए ये जो डेल्टा सिस्टम है ये आ जाता है 0। एडियाबैटिक के लिए डेल्टा सिस्टम क्या आ जाता है, 0 आता है, लेकिन एडियाबैटिबल के लिए आ जाता है।
इरिवर्सिबल में जीरो नहीं आएगा जब कैलकुलेट करोगे तो, लेकिन रिवर्सिबल में ये जीरो आ जाए। ओके, सो फॉर एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस डेल्टा सिस्टम क्या रहेगा, जीरो रहेगा। तो ये हमने सिस्टम का डेल्टा एस निकाला है। नाउ सराउंडिंग का डेल्टा एस कैसे निकालेंगे अलग अलग प्रोसेस वगैरह में वो देखेंगे, पहले लिख लो ये। ठीक है, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, आइसोथर्मल, उन तीनों केसेस में डेल्टा सिस्टम का ये फॉर्मूला लग जाएगा। एडियाबैटिक प्रोसेस में बात करेंगे तो रिवर्सिबल के लिए डेल्टा सिस्टम जीरो आता है। एडियाबैटिक रिवर्सिबल में जब कैलकुलेट करते हैं ये फॉर्मूला लगा के, एडियाबैटिक इरिवर्सिबल, तो वहां पर तो वो पी एक्सटर्नल वाला इक्वेशन लगा के फाइनल टेम्परेचर वगैरह निकाल सकते हैं। तो वहां पर डेल्टा सिस्टम जो है वो ग्रेटर देन जीरो आता है। एडियाबैटिक इरिवर्सिबल में वो ग्रेटर देन जीरो आ जाए, रिवर्सिबल में इक्वल टू जीरो आए। दिशा एक्सप्रेशन तो सेम वही लगेगा ना, अपने पास यही इक्वेशन लगेगा, चाहे कोई भी प्रोसेस हो, रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल, ये सेम इक्वेशन लगेगा। बट जब हम रिवर्सिबल का सॉरी रिवर्सिबल एडियाबैटिक की बात करेंगे तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट एक दूसरे का अपोजिट आ जाता है। ओके, क्योंकि हम T1V1 रेस टू गामा माइनस वन एंड T2V2 रेस टू गामा माइनस वाला जो है सब्स्टिट्यूट करते हैं ना यहाँ पर, तो रिवर्सिबल के लिए जीरो आ जाता है। बट T1V1 रेस टू गामा माइनस वन एंड T2V2 रेस टू गामा माइनस वन रिवर्सिबल के लिए सब्स्टिट्यूट होता है, इरिवर्सिबल के लिए नहीं होता था, याद आया? वो एडियाबैटिक रिवर्सिबल में ही अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक में वो सब्स्टिट्यूट करने पर ये और पूरा पार्ट जीरो हो जाता है, लेकिन इरिवर्सिबल एडियाबैटिक में वो रेस टू गामा वाला फॉर्मूला नहीं लगता। वहां पर क्या लगता था, एनसीवी T2 माइनस T1 इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1 लगता। तो वो जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो जीरो नहीं हो पाएगा। वहां से जो टेम्परेचर आएंगे T2/T1 की वैल्यू वगैरह जो आएगी, तो वो सब्स्टिट्यूट करने पर डेल्टा एस जो है जीरो नहीं होगा।
हो गया सबका? तो ये हमारे पास डेल्टा सिस्टम के फॉर्मूले आ गए। और डेल्टा सराउंडिंग निकालने के लिए, ठीक है, हमने डेल्टा सिस्टम निकाला और डेल्टा सराउंडिंग। तो याद रखना फॉर टोटल जो है ना, डेल्टा टोटल क्या है? 0। डेल्टा सराउंडिंग को लिख सकते हैं डेल्टा। ओके, ये वो। लेकिन इरिवर्सिबल का अगर हम निकालेंगे तो इरिवर्सिबल now is equal to integration of ds around, क्या बोलेंगे, written as हेलो, आवाज आ रही है सभी को? अब सो वॉइस चला गया था। हाँ, सो हम बात कर रहे थे डेल्टा सराउंडिंग की। तो डेल्टा सराउंडिंग कैसे निकालेंगे? तो हमें पता है यार, फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस डेल्टा एस टोटल जो है वो क्या है, इक्वल टू 0 है ना। सो डेल्टा एस सराउंडिंग को हम डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं, इट इज माइनस ऑफ डेल्टा एस। ठीक है, तो रिवर्सिबल के लिए तो डेल्टा सराउंडिंग ऐसे निकाल लेंगे। फॉर इरिवर्सिबल, तो फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस हम क्या करेंगे? सो डेल्टा सराउंडिंग इज इंटीग्रेशन ऑफ डीएस सराउंडिंग या इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू सराउंडिंग बाई टी। अब हमें पता है यार टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है सराउंडिंग का, तो इट इज 1/t डी क्यू सराउंडिंग का इंटीग्रेशन। नाउ डी क्यू सराउंडिंग इज नथिंग बट क्यू सराउंडिंग। ठीक है, डी क्यू सराउंडिंग का इंटीग्रेशन इज क्यू सराउंडिंग बाई टी। नाउ व्हाट इज क्यू सराउंडिंग? क्यू सराउंडिंग कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ क्यू सिस्टम। ओके, सो इट इज माइनस ऑफ क्यू सिस्टम डिवाइड बाय टी। तो ये फॉर्मूला लगा के हमें क्या मिल जाएगा? डेल्टा एस सराउंडिंग मिल जाएगा। ओके, सो इरिवर्सिबल प्रोसेस का अगर हमें डेल्टा एस सराउंडिंग चाहिए तो इट विल बी माइनस ऑफ क्यू सिस्टम बाय टी।
यस वेदांत। नाउ क्वेश्चन सॉल्व करो। तो फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 26। फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 26। आई आंसर। सो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो देखो यहाँ पर बोला है कि जो वॉल्यूम है हाफ हो गया एंड टेम्परेचर डबल हो गया, ठीक है। सो डेल्टा सिस्टम इज इक्वल टू एन सी वी एल एन T2/T1 प्लस NR ln V2/V1, ठीक है। सो टेम्परेचर डबल हुआ है एंड वॉल्यूम हाफ हुआ है, तो अच्छा नंबर ऑफ मोल्स कितना दिया, इट इज 1, है ना। तो CV ln टेम्परेचर डबल हुआ एंड वॉल्यूम हाफ हुआ, सो ऐसा कुछ आएगा। वी कैन राइट इट एज ln CV ln 2 माइनस R ln 2, ओके। तो यहाँ से ln 2 कॉमन आ गया, तो इट इज CV माइनस R इंटू ln 2। क्लियर है क्या सबको?
ओके, तो इस टाइप से हम ये एंट्रोपी सिस्टम का निकाल सकते। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। होमवर्क नोट कर लो। सो होमवर्क इज फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव का 21, 22, दिशा मैंने ऑलरेडी सेंड किया ना बुकलेट सॉल्यूशन का प्लेलिस्ट तो ग्रुप पर चेक कर लो। ऑलरेडी सेंड किया आई थिंक ग्रुप पर। तो 21 टू एक्चुअली 21 to 28 एंड देन सब्जेक्टिव में फाउंडेशन बिल्डर सब्जेक्टिव में 29 टू 62 के बीच में जितने भी क्वेश्चन नहीं किए वो कर लें। सॉरी, नॉट एक्चुअली 29 to 62, 36 to 62, 36 to 62। ओके, सो लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। बाय, टेक केयर।